हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉप 26 ऑफ यूएनएफसीसी का एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो। अगर आप मेरे डेली लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, द हिंदू एनालिसिस वाले जो सुबह 8:30 पे आते हैं, अगर आप उन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम कॉप 26 के बारे में लगभग 2 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 नवंबर से 12 नवंबर तक ये मीटिंग हुई थी, जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26। ओके, तो ये क्या है, यूएनएफसीसी क्या है, इंडिया के लिए क्या इसके मायने हैं, ग्लोबली इसके मायने क्या हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो मीटिंग हुई है उसमें क्या मेजर टेकअवेज रहे हैं, ये जो कॉप 26 हुआ है उसके मेजर टेकअवेज क्या हैं, क्या कंक्लूजन निकल के आया, क्या चैलेंजेस अभी भी हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ठीक है, तो देखो क्लाइमेट चेंज, आप सभी को, आई होप आप सभी लोगों को क्लाइमेट चेंज फिनोमेना के बारे में पता होगा। जितनी भी देखो आज मेजरली इंडिया में केरल और तमिलनाडु साइड फ्लड्स आए हुए हैं, उत्तराखंड में काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, काफी ज्यादा फ्लैश फ्लड्स होती रहती हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र जैसा जो रीजन है, पेनिनसुलर रीजन है, वहां पे काफी ज्यादा ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। तो दीज आर नथिंग बट द रेपरकशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, इसके अलावा आईपीसीसी की रिपोर्ट के भी हम बारे में बात करेंगे, जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं हर साल। तो इनकी 6th रिपोर्ट आई है, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाली चीजें सामने आई है, जिसमें ये समझ आता है कि क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है ग्लोबली और हमें इसको कितनी जरूरत है टैकल करने की। तो इसी के लिए ये कॉप 26, यूएनएफसीसी, ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो कॉप 26 है ये कहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली नहीं, हो चुकी है ये। ठीक है, तो 26th सेशन था ये। कॉप का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली क्या है, ये एनुअल मीटिंग है। और ये नंबर 26 क्या दिखाता है कि 26th मीटिंग है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 जो है ये कहाँ पे हुई है, स्कॉटलैंड में हुई है। ग्लासगो एक सिटी है स्कॉटलैंड में, वहां पे हुई है। और स्कॉटलैंड जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम्स। ओके, तो देखो ये जो मीटिंग होती है ये हर साल होती है टू कंस्ट्रक्ट अ ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे हर साल ग्लोबल रिस्पॉन्स दिया जाता है क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश की जाती है और ये सारी चीजें होती है। अब देखो यहाँ पे ये समझो कि ग्लासगो कहाँ पे है, एक बार इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये है यूरोप। ठीक है, और यूरोप में ये वाला जो रीजन है ये है यूके। जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये यूके है। ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये यूके का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें यूके में ये वाला तो पार्ट है इंग्लैंड, ये है वेल्स, इसके अलावा ये है स्कॉटलैंड और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो 4 टेरिटरीज जो है वो मिलके यूके बनाती हैं। ओके, अब ये स्कॉटलैंड जो है, ये स्कॉटलैंड में यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो स्टार लगा हुआ है ये है ग्लासगो सिटी। ग्लासगो सिटी में ये समिट हो रही है, ये कॉप 26 मीटिंग हो रही है। इसका थोड़ा और लोकेशन देखें तो देखो इस साइड पे आता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इस साइड पे आती है नॉर्थ सी। तो ये नॉर्थ सी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा ये बीच में जो है ये है आयरिश सी, और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड आता है जिसको आइल ऑफ मैन भी कहा जाता है। ठीक है, नीचे यहाँ पे जो लंदन, जो ब्रिटेन है, उसको अलग करता हुआ फ्रांस से जो अलग करता है उसको कहते हैं यहाँ पे हम स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट ऑफ डोवर कहा जाता है। और यहाँ पे नीचे एक इंग्लिश चैनल आता है। ऑलराइट, उसके अलावा यहाँ पे एक सेल्टिक सी है। तो मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी न्यूज में हो, कोई भी प्लेस, कोई भी लोकेशन, उसका आपको मैप जरूर देखना चाहिए और उसकी रिलेटिव लोकेशन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, ये भी आपको पता होगा जो ग्रीनविच वाली लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन, वो यहाँ से लंदन से होकर निकलती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यूके का पार्ट है, लंदन भी, तो यूके से निकल के गुजरती है प्राइम मेरिडियन लाइन भी। ओके, आगे बात करते हैं। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये यूएन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये जो यूएन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इसके अंतर्गत हर साल जो मीटिंग होती है उसे कॉप कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और ये जो यूएन एफसीसी में जो ये कॉप स्टार्ट हुई वो हुई थी 1994 से। और जो 1995 में सबसे पहली बार यहाँ पे कॉप मीटिंग हुई थी, जिसको कॉप 1 कहा जाता है, ये हुई थी सबसे पहले बर्लिन में। ठीक है, तो ये याद रखना, कॉप 1 ऑफ यूएनएफसीसी was held in Berlin in 1995। 1995 से तब से लेके आज तक ये रेगुलरली हर साल होती आ रही है। ठीक है, अब यूएनएफसीसी की बात करें तो ये क्यों बना था। तो यूएनएफसीसी बना था फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यूएनएफसीसी नाम का एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, जो कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे 3 मेजर कारण है कि कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
यहाँ पे होस्ट की जाती हैं, हेल्ड की जाती हैं, वो क्यों की जाती हैं? तो सबसे पहला इसका एम होता है टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, ठीक है, जितना हो सके इसको रिड्यूस किया जा सके। दूसरा है यहाँ पे कोऑपरेटिंग इन प्रिपेयरिंग फॉर एडेप्टेशन टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो उसके इम्पैक्ट को कम से कम किया जा सके, उसके लिए एडेप्टेशन के थ्रू। तीसरी चीज है यहाँ पे एजुकेशन, ट्रेनिंग, पब्लिक अवेयरनेस को यहाँ पे बढ़ाया जा सके फॉर द क्लाइमेट चेंज। ऑलराइट, आगे बात करते हैं यूएनएफसीसी की। तो ये यूएनएफसीसी क्या है? यूएनएफसीसी, जैसा कि मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बनाया था, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ये अडॉप्ट किया गया था 1992 में एट रियो अर्थ समिट। तो रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी ये समिट, इसीलिए इसको रियो अर्थ समिट कहा जाता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट समिट्स, ओके, रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। इसके बाद देखो यहाँ पे ये यूएनएफसीसी अडॉप्ट हुआ था, और ये जो है यहाँ से शुरुआत होती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो पहली बार क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान दिया था वो इसी समय दिया था जब 1992 में ये यूएनएफसीसी का ओरिजिन हुआ। तब ये माना जाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का पहली बार ध्यान गया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर फॉर्मली। ओके, अब इसको रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं, और इसका काम क्या था कि स्टेबलाइज कर सके ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को इन द एटमॉस्फेयर। ओके, अब यहाँ पे 1994 में ये फोर्स में आया, ठीक है। जो यूएनएफसीसी था वो 1994 में फोर्स में आया। तो देखो ये याद रखना, 1992 में ये ओरिजिन हुआ, रियो अर्थ समिट में इसको लाया गया, अनाउंस किया गया। 94 में ये फोर्स में आया, और 95 से जो कॉप मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाली मीटिंग है, वो हो रही है लगातार हर साल। इसके अलावा देखो इसकी जो कॉप मीटिंग हुई है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वाली मीटिंग हुई है, अभी तक कितनी हो गई? 25 हो गई। अभी ये वाली जो हुई है वो 26वीं थी, ठीक है, 26 थी। अब इन मीटिंग्स में कुछ मीटिंग्स जो थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक कॉप 3 हुई थी यहाँ पे, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 था, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में। इसके अलावा एक कॉप 21 हुई थी, ठीक है, जिसमें पेरिस क्लाइमेट पैक्ट लाया गया था। तो पेरिस एग्रीमेंट जो आया 2015 में, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ कॉप 21 ऑफ यूएनएफसीसी, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो कुछ मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें तो सबसे पहले देखो उससे पहले 1972 में स्टॉकहोम में पहला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस आया ऑन एनवायरमेंट। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम में आया। इसके 20 साल के बाद 1992 में एक अर्थ समिट हुई जो रियो डी जेनेरियो में हुई, इसके कारण इसको रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है। यहाँ पे मेजर काम ये था कि ये जो यूएन की एनवायरमेंट ट्रीटी यहाँ पे बन के आई, उसका ये काम था कि यहाँ पे एम क्या था? एम था कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। हालांकि ये जो यहाँ पे यूएनएफसीसी निकल के आया, ये बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है ये, ठीक है, नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए था। 1990 के लेवल के पर्सपेक्टिव में देखो, 1990 के लेवल के रिस्पेक्ट में देखो, तो उस लेवल को आपको 18% तक यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को रोकना था, ठीक है। तो ये इसका मेन एम था। आगे बात करते हैं 1995 में यहाँ पे कॉप का एनुअल नेगोशिएशन हुआ। 1997 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखो एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1992 वाला रियो अर्थ समिट, उसके बाद 1997 का क्योटो समिट भी इंपॉर्टेंट है। ये क्योटो समिट में क्या हुआ? क्योटो समिट में एक क्योटो प्रोटोकॉल आया, ठीक है, इसकी बात मैं आगे भी करूंगी। क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग था। अब ये ध्यान रखना, 1992 में जो यूएनएफसीसी आया था ये नॉन बाइंडिंग था, हालांकि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को रोकना चाहता था। जो क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में कॉप नंबर 3 में, कॉप 3 में ये आया था। और इस कॉप 3 में क्या हुआ? इस कॉप 3 में क्योटो प्रोटोकॉल जो आया, ये एक तो एम करता था ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, 1990s के लेवल से कंपेयर करते हुए इसको रिड्यूस करना था। और ये देखो दो फेजेस में आया था, एक तो था 2008 से लेकर 2012 तक का, ये फेज 1 था, और दूसरा था 2012 से लेकर 2020 तक का, ये फेज 2 था, ठीक है। अभी देखो, अभी क्योटो प्रोटोकॉल अब खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो इसके अंतर्गत जो भी चीजें थी वो अब एक्सपायर हो चुकी हैं। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल आया क्यों था? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। किसके रिस्पेक्ट में? 1990s के लेवल के कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कम करना था। 2 फेजेस थे इसके, और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी, ठीक है। इसमें एक मेजर प्रिंसिपल आया था जो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगी कि कौन सा प्रिंसिपल आया था इसके साथ, ठीक है, तो ये हम देखेंगे। इसके अलावा देखो, अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कॉप 21 जो की हुई थी पेरिस में 2015 में। यहाँ पे एक पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके बाद एक पेरिस पैक्ट भी साइन हुआ। अब इस पेरिस पैक्ट में बहुत सारी चीजें आई थी। इसका सबसे बड़ा एम जो था वो क्या था? यहाँ पे एम था कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी 2100 तक हम यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज हो रहा है हमारा कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसको हम यहाँ पे एड्रेस कर सकें, एक तरह से
रोक सकें एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये टारगेट किया गया कि हम जो टेम्परेचर राइज है उसको 2 डिग्री सेल्सियस पे रोकेंगे बाय 2100, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के रिस्पेक्ट में, मतलब 1750s के रिस्पेक्ट में। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उनके रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस राइज ही हो टेम्परेचर का बाय 2100, और इनफैक्ट कोशिश करेंगे कि हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही ये टेम्परेचर राइज रुक जाए। समझ गए? तो ये हुआ COP21 पेरिस पैक्ट, जिसको कि बाद में 2016 में ये एनफोर्स हुआ था। 2015 में आया लेकिन बहुत सारी पार्टीज ने इसको साइन किया, उसके बाद 2016 में ये एनफोर्स हुआ था। आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्योटो प्रोटोकॉल की, और क्योटो प्रोटोकॉल में मैंने आपसे कहा कि एक प्रिंसिपल लाया गया है। ये प्रिंसिपल कौन सा है? ये प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज का। तो देखो ये CBDRRC क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ये जो है, ये पूरा प्रिंसिपल ये बोलता है कि यहाँ पे हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकें, लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिफरेंशिएटेड है, यानी कि अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज प्रॉपर्ली डेवलप कर चुकी हैं अपनी इकोनॉमीज को। इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स का, जो एनवायरमेंट के रिसोर्सेज हैं, उनका काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर लिया है। अब इनके पास उतना स्कोप है नहीं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ने तो अभी अभी डेवलप करना स्टार्ट किया है। इन्होंने तो ना कोई फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा यूज किया है, ना ही कोई एनवायरमेंट के रिसोर्सेज को ज्यादा यूज किया है। तो अब तो इनकी बारी है ये यूज करने की, तो अब ये क्यों पीछे हटे? ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि हाँ चलो ठीक है, दोनों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके उसको कम यूज करो, फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज करो, क्लाइमेट चेंज जिन जिन चीजों से होता है उनको कम करो, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेवलप्ड कंट्रीज की, क्योंकि इनका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है क्लाइमेट चेंज को लाने में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन डिफरेंशिएटेड भी है। दूसरी चीज ये कि रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज भी इनकी अलग अलग है। डेवलप्ड कंट्रीज के पास फाइनेंस अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो ये यहाँ पे ज्यादा काम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज तो अपनी इकोनॉमी पे, अपने सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे ही अभी ध्यान दे रही हैं। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी भी डेवलप्ड कंट्रीज के पास ज्यादा है। तो ये प्रिंसिपल आया था क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है, अंडर COP नंबर 3। ओके, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे 2 NX बने थे। NX का मतलब है लिस्ट होती थी, ये थी NX1, ठीक है, और ये थी NX2, या फिर इसको आप कह सकते हो नॉन NX1। ओके, इसमें NX1 में डेवलप्ड कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया और चाइना नहीं थे, मेजरली US, रशिया, ये सारी कंट्रीज इसमें थी, ठीक है। तो NX1 की कंट्रीज जो थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती थी, इनके ऊपर बाइंडिंग, यहाँ पे बाइंडिंग टारगेट्स थे इनके। लेकिन नॉन NX1 जो थी, जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गई, ये कंट्रीज के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं थी और इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन ये जो थे ये वॉलंटरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता सकते थे कि हाँ हमारे ये टारगेट्स है। लेकिन NX1 के ऊपर यहाँ पे ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस थे, समझ गए? तो ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट एक्ट जो है, इसको अभी तक 196 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, और इसमें क्या क्या चीजों की बात हुई थी। सबसे पहले तो ये 2 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर राइज है उसकी हम बात कर चुके हैं कि 2100 ईयर तक यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको रोक दें। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे फाइनेंस को लेकर भी बात हुई थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ पे हर साल $100 बिलियन यहाँ पे मोबिलाइज करेंगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस फॉर द स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। सो दैट यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी नुकसान हो रहा है, स्मार्ट क्लाइमेट रिजिलियंट कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, तो उसके लिए ये स्मॉल और डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे फाइनेंस दे पाए, ठीक है। तो ये 2020 से होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे कि यहाँ पे 5 कंट्रीज को यहाँ पे हर 5 सालों में, हर 5 सालों में जो टारगेट्स डिसाइड कर रही है कंट्रीज, उनको रिव्यू करना होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आई पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में। इसके साथ ये भी बोला गया कि यहाँ पे एक तो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की तरफ हम जाएंगे बाय 2050, उसके बाद क्लीन टेक्नोलॉजीज को लेकर आएंगे। और ये फोर्स में कब आया? मैंने आपको बताया कि 2015 में ये अनाउंस हो गया था, लेकिन 2016 में ये फोर्स में आया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऐसी 55 देखो टोटल जो ग्लोबल एमिशन होता है कार्बन का, ठीक है, हर कंट्री कुछ कुछ ग्लोबल एमिशन करती है कार्बन का। अब ऐसी सारी कंट्रीज जो मिला के 55% एमिशन कर रही हैं कार्बन का ग्लोबली, अगर वो 55% एमिशन करने वाली कंट्रीज ने यहाँ पे साइन कर दिया तो फिर ये एनफोर्स हो सकता था। तो ऐसी कंट्रीज ने बाय 2016 ये साइन कर दिया, इसीलिए ये 2016 में ही यहाँ पे एनफोर्स हो गया। ओके, आगे बात करते हैं।
अब देखो जो कॉप 26 हो रही है, अभी तक हमने बात की कॉप 3 की, जिसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल की बात की, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की। अब हम उसके बाद हमने बात की कॉप 21 की, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं कॉप 26 की, जो अभी हुई है। तो ये कॉप 26 में क्या क्या चीजें बताई गई है, इसके एम क्या थे, 4 गोल्स थे इसके, और ये भी देखेंगे एंड में कि किस हद तक ये पूरे हुए हैं। पहला था कि एक नेट जीरो एमिशन का टारगेट सेट हो बाय मिड सेंचुरी एंड कीपिंग 1.5 डिग्रीज विद इन द रीच। तो पहला टारगेट इनका ये था कि हम एक तो नेट जीरो एमिशन का एक टारगेट सेट करेंगे बाय मिड सेंचुरी, यानी 2050 तक सारी कंट्रीज यहाँ पे नेट जीरो टारगेट को अचीव करें, ये था एक टारगेट। और दूसरा ये था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही ये टेम्परेचर राइज को रोक सकें बाय दिस नेट जीरो एमिशन टारगेट। पहला ये था गोल। दूसरा था एडाप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज, तो कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एडाप्टेशन करें। तीसरा था फाइनेंस को मोबिलाइज करें, $100 बिलियन की फाइनेंस को मोबिलाइज करें बाय 2020। और चौथा था कि पेरिस रूल बुक बनाए, ठीक है। तो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट जो आया, ठीक है, तो 2021 से यहाँ पे एनफोर्स होना था, इसके लिए रूल बुक नहीं बनाई गई थी, तो इसके लिए रूल बुक बनाना भी इसका काम था, ठीक है। तो ये 4 गोल्स थे। अब आप देखिएगा एक एक करके कि किस किस गोल को हम पूरा करने में सक्षम रहे हैं अंडर दिस कॉप 26। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखो क्यों जरूरत है ये कॉप 26 में, इतना क्या हड़बड़ी है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रोक दो, नेट जीरो एमिशन करो, ये क्या है, क्यों जरूरी है। तो देखो IPCC जो इंटरनेशनल पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीजें करती है, साइंटिफिक रिसर्चेस करती है, सर्वेस करती है। इन्होंने एक सर्वे लिया और 6th रिपोर्ट है इनकी IPCC की ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें ये कुछ चीजें बताई हैं इन्होंने, जैसे कि एक चीज बताई कि हीट वेव्स और हीट स्ट्रेस जो है ये ज्यादा इंटेंस बन जाएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंट बन जाएगा बाय 21st सेंचुरी। जब 21st सेंचुरी जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी, तब साउथ ईस्ट एशिया में स्पेशली हीट स्ट्रेस, हीट वेव ज्यादा होंगी। दूसरी चीज, एनुअल और समर मानसून प्रेसिपिटेशन जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और यहाँ पे इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी भी बढ़ेगी, मतलब कि एक तो मानसून बहुत ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा, और दूसरा इनकी वेरिएबिलिटी बढ़ेगी, मतलब इस साल अगर थोड़ा कम हो रहा है, अगले साल बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं रह पाओगे। तीसरी चीज कहा है हीट एक्सट्रीम्स और कोल्ड एक्सट्रीम्स दोनों ही यहाँ पे बढ़ेंगे, हीट एक्सट्रीम बढ़ेंगे, कोल्ड एक्सट्रीम कम होंगे, पहली चीज ये कही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ग्लेशियल रन ऑफ बढ़ेगा, जो हाई माउंटेन है वहां से ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण सी लेवल राइज भी हो सकता है। और यहाँ पे रिलेटिव सी लेवल राइज एशिया में ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। तो जो दूसरा रीजन है, जैसे दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में एशिया के आसपास वाले जो रीजन है वहां पे सी लेवल राइज ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ज्यादातर जो थ्रेट पैदा करती हैं वो एशिया, अफ्रीका और जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनपे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल यही कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग है, पुअर है, या फिर अभी नई नई इमर्ज हुई हैं, स्मॉल आइलैंड नेशन हैं ये सब। जैसे पैसिफिक में बहुत सारे आइलैंड नेशन हैं, इंडियन ओशन में बहुत सारे आइलैंड नेशन हैं, मालदीव्स हो गया, सेशल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया। तो ये सारे आइलैंड नेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरे में हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, और इसी के लिए हम यहाँ पे कॉप 26 लेकर आए हैं। आगे बात करते हैं। देखो अब इसमें क्या क्या आया, इस समिट के मेजर टेकअवेज क्या थे। तो सबसे पहले मिटिगेशन को लेकर क्या टेकअवेज थे। मिटिगेशन यानी कि कोशिश करें कि क्लाइमेट चेंज को हम जितना हो सके आने से रोक सकें, कम कर सकें। तो यहाँ सबसे पहली चीज ग्लासगो समिट में ये कहा गया कि सभी कंट्रीज जो हैं बाय 2030 अपने एक्शन प्लान्स को स्ट्रॉन्गर करेंगी। एनडीसीज, देखो ये पेरिस क्लाइमेट पैक्ट के टाइम पे आए थे, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में एनडीसीज यहाँ पे आए थे। एनडीसी का क्या मतलब है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब जो भी नेशन है वो वॉलंटरीली अपने लिए टारगेट सेट करेंगे कि हमको ये टारगेट्स को यहाँ पे अचीव करना है फॉर रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज और फॉर टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज। तो ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो जैसे मान लो इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन अपने कुछ असाइन किए, अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए, अब इसको स्ट्रेंथन करेगा इंडिया बाय 2030, ठीक है। तो ये चीज एक कही गई है। दूसरी चीज कही गई है कि एक वर्क प्रोग्राम बनाएंगे जो कि मिटिगेशन को लेकर इम्प्लीमेंटेशन कर सके, एडाप्टेशन कर सके, ये सारी चीजें यहाँ पे करेगा ये वर्क प्रोग्राम। तीसरी चीज, एक एनुअल सिंथेसिस रिपोर्ट हर कंट्री को यहाँ पे देनी पड़ेगी कि आपने पूरे साल में क्या किया क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। चौथी चीज ये कि 2023 से यहाँ पे एक एम्बिशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक मीटिंग रखी जाएगी 2023 में, ठीक है, यूएन के ही एगेज में यहाँ पे रखी जाएगी, यूएन के अंतर्गत ही यहाँ पे एक मीटिंग रखी जाएगी बाय 2023, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्लाइमेट एक्शन क्या लिया जा सकता है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज को और रोका जा सकता है। इसके अलावा एक चीज और, आस्क द कंट्रीज टू मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल एंड अबॉलिश इनसफिशिएंट सब्सिडीज ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो देखो यहाँ पे कोल के यूसेज को कम करना है, और दूसरी चीज जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इनएफिशिएंट
सब्सिडीज दी जाती है उसको बिल्कुल खत्म करना है, फेज आउट करना है। अब देखो इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सबसे पहले जब इसका फाइनल जब पूरा जो समिट थी COP26 वो हो गई, उसके बाद इसका फ्रेमवर्क आया, उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे हमको कोल को पूरी तरह से फेज आउट करना है। इसको लेकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज थोड़ा भड़क गई कि भाई आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो अभी पूरी तरह से इसी पे डिपेंडेंट है, कोल पे डिपेंडेंट है, एनर्जी सोर्सेज के लिए फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है। तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि बिल्कुल कोल को फेज आउट कर दो, हम कैसे करें? तो यहाँ पे इनके कहने पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके कहने पे इसको चेंज करके फेज आउट कोल को ना करते हुए इसको फेज डाउन किया गया है। ही कॉल्ड फॉर फेज डाउन ऑफ द कोल एंड दूसरा फेज आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पे फेज आउट करना है, इनकी सब्सिडीज को फेज आउट करना है, और दूसरा कोल को फेज डाउन, यानी कि धीरे धीरे हम इसको कम करेंगे कोल के यूसेज को। ये चीज हुई है बिकॉज ऑफ इंडिया, चाइना और ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज के कारण। समझ गए? आगे बात करते हैं एडाप्टेशन की। तो देखो अडेप्टेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्मॉल एंड डेवलपिंग आइलैंड कंट्रीज, क्योंकि देखो जो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का शिकार होगा ना वो यही कंट्रीज होंगी, स्मॉल एंड डेवलपिंग आइलैंड कंट्रीज। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होने के कारण सबसे पहले जो ये आइलैंड नेशन है ये डूबते जाएंगे, सबमर्ज होते जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे दो चीजें बोली गई हैं। देखो पहली चीज ये कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ पे फंडिंग दे इन छोटी कंट्रीज को जो ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, अपनी फंडिंग को बढ़ाएं। और दूसरी चीज ये कि जब पेरिस क्लाइमेट पैक्ट आया था, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट आया था, इसमें ये बात की गई कि हम मिटिगेट कैसे करेंगे क्लाइमेट चेंज को, हम कैसे कम करेंगे, ये बात की गई कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हमको टेम्परेचर राइज को रोकना है, 2 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर राइज को रोकना है। लेकिन एडाप्टेशन से रिलेटेड कोई भी टारगेट सेट नहीं किया गया था कि अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो हम किस तरह से अडेप्ट करेंगे अपने आप को उससे, ठीक है। तो ये इस चीज का कोई टारगेट सेट नहीं किया गया था। तो इसके लिए भी बातचीत हुई है कि इसको भी हमको इसके लिए भी एक टारगेट सेट करना चाहिए। तो बहुत सबके फोर्स करने पे, मतलब सभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके थोड़ा फोर्स करने पे, प्रेशर बनाने पे यहाँ पे सिर्फ एक डायलॉग हो पाया कि हाँ भाई एक मीटिंग हो पाई कि हमको एडाप्टेशन को भी यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना है। लेकिन अभी भी इसके लिए कोई टारगेट सेट नहीं किया गया है। तो दिस इज वन ऑफ द फेलियर जिसको आप समझ सकते हो। ऐसा कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि ये एक वन ऑफ द फेलियर है ऑफ दिस COP26 की एडाप्टेशन को लेकर अभी भी कोई टारगेट सेट नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं फाइनेंस को लेकर। तो फाइनेंस को लेकर देखो यहाँ पे एक चीज चल रही थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने 2009 में बोला था कि हम यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे सो दैट वो भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम कर पाए, कोल के ऊपर डिपेंडेंस कम कर पाए, क्लाइमेट स्मार्ट, यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। इसके लिए हम यहाँ पे पैसे को मोबिलाइज करेंगे, फाइनेंस मोबिलाइज करेंगे। नहीं हुआ। 2012 में बात की गई थी तो भी नहीं हुआ। फिर 2015 में पेरिस क्लाइमेट पैक्ट जब हुआ था तब भी बात की गई, तब भी नहीं हुआ। इन्होंने बोला था 2020 में होना चाहिए, 2020 हो गया, तब भी नहीं हुआ। तो फाइनेंस अभी तक मोबिलाइज नहीं हो पाया है। तो इसको भी यहाँ पे, इस प्रॉमिस को भी रीअफर्म किया गया है कि हम यहाँ पे $100 बिलियन पर ईयर यहाँ पे फ्रॉम 2020 देना चालू करेंगे। लेकिन ये 2020 को अब बदल के कर दिया है 2023। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला है कि अभी नहीं दे पाएंगे, 2023 से हम यहाँ पे हर साल $100 बिलियन को देना शुरू करेंगे फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। उसके अलावा एक क्लॉज है लॉस एंड डैमेज का। देखो जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, मैंने बताया स्मॉल आइलैंड नेशंस को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पे इसकी भरपाई करें, या फिर इसके लिए कुछ तो प्रोविजन होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज करे कोई और भुगते कोई। तो इसके लिए एक प्रोविजन लाया गया कि लॉस एंड डैमेज अगर होता है किसी भी कंट्री में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे कोई एक नेचुरल फिनोमेना हो जाता है, जैसे फ्लड्स आ गई बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें होती हैं, तो इसको लेकर भी यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ इसके बारे में भी सिर्फ डायलॉग हो पाया, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर प्रोविजन आ नहीं पाया। तो दिस इज ऑल्सो सीन एज वन ऑफ दिस फेलियर ऑफ COP26। ओके, आगे बात करते हैं कार्बन मार्केट्स को लेकर। देखो हम यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल COP3 में आया था। इसमें एक प्रोविजन था ऑफ कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक साइड है यूएस, एक साइड है इंडिया। अब यूएस जो है ये NX 1 कंट्री था और इंडिया जो था ये NX 2 कंट्री था या नॉन NX 1 कंट्री था क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो यूएस के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस थे कि आपको सिर्फ इतना ही एमिशन करने की यहाँ पे छूट है, ठीक है। मान लो इतना ही आप एमिशन कर सकते हो, लेकिन इनका एमिशन हो गया इतना, ठीक है। तो इनका ये जो एक्स्ट्रा एमिशन हुआ इसको ये कैसे भरपाई करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इंडिया में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाएंगे
जो रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे प्रमोट करते हो या फिर क्लीन एनर्जी को प्रमोट करते हो, और इससे इंडिया में ये प्रोजेक्ट चलाएंगे और इंडिया से ये कार्बन क्रेडिट्स को खरीदेंगे, सो दैट इनका ये बैलेंस हो पाए। समझ गए? तो ये क्या है, इंडिया, चाइना, ऐसी कंट्रीज जो है इनके पास कार्बन क्रेडिट सरप्लस में है। अब इसको ये कहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल तो एक्सपायर हो गया, अब कार्बन ट्रेडिंग का भी जो पूरा फिनोमेना था वो भी एक्सपायर हो गया, तो ये कहाँ पे ट्रेड करें? तो इसके लिए ग्लासगो समिट में, ग्लासगो पैक्ट में एक नया मार्केट लाया गया है, ठीक है, जिसमें कि ये जो डेवलपिंग नेशन है वो अपने जो ये कार्बन क्रेडिट्स हैं उसको यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे उसकी। तो ये वन ऑफ द सक्सेस देखी जा रही है COP26 की, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। आगे बात करते हैं। देखो, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम समझें तो इंडिया को यहाँ पे नेट जीरो एमिशन का टारगेट, एक कमिटमेंट देनी पड़ी। अब इससे पहले की कुछ कहानी सुन लो। यहाँ पे इंडिया पहले तो ये नेट जीरो एमिशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, नेट जीरो एमिशन का कोई कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था इंडिया पहले। इंडिया बोल रहा था कि जो बाकी कंट्रीज भी बोल रही हैं, जैसे यूएस ने, यूके ने अपने लिए कुछ कुछ टारगेट सेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे इन्होंने 2050, 2060, चाइना ने 2060 अपने लिए टारगेट सेट किया, ठीक है, कि 2060 तक हम यहाँ पे नेट जीरो एमिशन तक पहुंच जाएंगे। ये सभी ने अपने अपने टारगेट सेट किए, लेकिन इंडिया का कहना था कि ये तो बोलते तो बहुत कुछ है, होता तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे कोई नेट जीरो एमिशन का टारगेट सेट नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार इंडिया को भी सेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स। तो यहाँ पे यूएस और यूके का बहुत ज्यादा प्रेशर था इंडिया के ऊपर, और फाइनली इंडिया को 2070 एज ए टारगेट सेट करना पड़ा नेट जीरो एमिशन का, ठीक है। अब ये नेट जीरो एमिशन क्या है? नेट जीरो एमिशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वगैरह, जिससे भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होके कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है, जितना भी, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास ऐसे सिंक्स हो, जैसे फॉरेस्ट हो, ओशन हो, इतने सिंक्स हो कि आपका जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आपका जनरेट हुआ है, एटमॉस्फेयर में आया है, उतना का उतना वापस लिया जा सके बाय फॉरेस्ट एंड ओशंस। तो ये इसको बोलते हैं नेट जीरो एमिशन। मतलब आपका एमिशन नेट देखा जाए तो जीरो हो रहा है, ठीक है, मतलब जितना आप जनरेट कर रहे हो उतना आप एब्जॉर्ब भी कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये टारगेट की बात कर रहे हैं। अब इंडिया इसीलिए साइन नहीं कर रहा था क्योंकि इंडिया का आज भी काफी ज्यादा डिपेंडेंस है ओवर कोल, ओवर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। और अगर हमको नेट जीरो एमिशन की तरफ जाना है ना, तो हमको इन सभी को फेज आउट करना पड़ेगा, और अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम इसको फेज आउट कर सकें, क्योंकि अभी तो हम डेवलप कर रहे हैं, अभी तो हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप करना स्टार्ट हुई है, तो हम कैसे इसको फेज आउट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया को फाइनली 2070 का एक टारगेट देना पड़ा कि हाँ भाई, हम 2070 तक अपने जितने भी नेट जीरो एमिशन है उसको यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी चीजें कही गई है। इंडिया ने यहाँ पे 5 टारगेट्स की बात की है। देखो, ये 5 टारगेट्स कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो, इंडिया ने 5 टारगेट सेट किए हैं अपने लिए, जिसको पंचामृत कहा जा रहा है, ठीक है। पंचामृत, ये पंचामृत क्या है? इंडिया ने पहली चीज ये कही कि यहाँ पे हमारा पहला एजेंडा होगा कि हम यहाँ पे जो एनर्जी कैपेसिटी टोटल है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम यहाँ पे 500 गीगावाट्स की एनर्जी को यहाँ पे जनरेट कर सकें बाय 2030। तो 2030 तक 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी यहाँ पे डेवलप करना है इंडिया को। इससे क्या होगा, जो इंडिया का जो कार्बन एमिशन है वो 1 बिलियन टन तक कम हो सकेगा, ऐसा इंडिया ने कहा है। दूसरी चीज इंडिया ने ये कही है कि बाय 2030 50% of the country's energy requirement would be met using renewable energy sources। तो 2030 तक जितनी भी एनर्जी डिमांड हो रही है वो नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू मीट की जाएगी, 50% उसमें से। उसके अलावा 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम किया जाएगा बाय 2030। इसके अलावा कार्बन इंटेंसिटी जो है, कार्बन एमिशन की जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जाएगा बाय 45% बाय 2030, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज ये कहा गया कि कार्बन न्यूट्रल हम बनेंगे, जीरो कार्बन एमिशन करेंगे बाय 2070। तो ये 5 टारगेट्स थे, इसीलिए इसको पंचामृत कहा जाता है। ये टारगेट्स याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा पीछे आते हैं वापस से। देखो, ये हमने बात की नेट जीरो टारगेट्स की। इसके अलावा इंडिया के कुछ हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। जैसे पेरिस पैक्ट जो आया था, ठीक है, ये आया था 2015 में COP21 से, और अभी वाला जो आया है ये COP26 है, ठीक है, जो ग्लासगो में हुआ है। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी बोला है कि हम 500 गीगावाट जनरेट करेंगे थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल्स, 450 गीगावाट था पहले, अभी हो गया 500। मतलब देखो, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में हमने बोला था कि 450 गीगावाट हम यहाँ पे नॉन फॉसिल फ्यूल वाली जो एनर्जी सोर्सेज है उससे जनरेट करेंगे एनर्जी,
अभी बोला है 500 गीगावाट्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अभी बोला है 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम करेंगे। उसके अलावा हमने बोला है कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम करेंगे। पहले जब पेरिस पैक्ट आया था उसमें हमने ये कहा था कि हम कार्बन इंटेंसिटी को 33 to 35% कम करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड में लार्जेस्ट रेलवे कैरियर टू बिकम नेट जीरो, तो अभी हम जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे कैरियर है हमारे पास, उसमें भी हम नेट जीरो बनेंगे, ठीक है। मतलब हमने अपने लिए एक नेट जीरो का टारगेट भी सेट किया है बाय 2070, ठीक है। देखो चाइना का 2060 है, यूएस और यूके का 2050 टारगेट है नेट जीरो एमिशन का, कार्बन न्यूट्रल बनने का, ठीक है। तो ये हमने पेरिस पैक्ट में जो भी आया और उसके बाद अभी ग्लासगो में जो भी आया टेकअवेज, उसको हमने कंपेयर किया। अब एक और चीज देख लो, एक है ग्लोबल मीथेन प्लेज, ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है। ये ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है? यहाँ पे ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, ये यूएस और ईयू यूरोपियन यूनियन का एक एग्रीमेंट है जिसमें कि वर्ल्ड वाइड मीथेन का एमिशन कम करने का टारगेट है बाय 2030। कितना परसेंट कम करना है? 30% कम करना है विद रिस्पेक्ट टू 2020 लेवल्स। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज यूएस और ईयू का एग्रीमेंट है जिसमें मीथेन को कम किया जाएगा बाय 30% बाय 2030 विद रिस्पेक्ट टू 2020 लेवल्स। ओके, मीथेन एक बहुत ही पोटेंट यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसेस के फॉर्म में एक्ट कर सकती है, ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये समझो कि द प्लैनेट इज प्रेजेंटली 1.2 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन बिफोर इट वाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जितना था उससे अभी 1.2 डिग्री सेल्सियस ये हॉटर हो चुका है, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर इसमें बढ़ चुका है और हमारा टारगेट क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस पे रोकना, और इनफैक्ट कोशिश करना 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही हम रुक जाए, इसका टेम्परेचर राइज रुक जाए। एक तो ये, दूसरी चीज ये है यहाँ पे कि एक 100 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसने ये बोला है कि हम यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को ना सिर्फ रोकेंगे, यहाँ पे उसको रिवर्स भी करेंगे, ठीक है। अंडर ग्लासगो समिट ये कहा गया है कि हम यहाँ पे इसको रिवर्स भी करेंगे डिफॉरेस्टेशन को, ठीक है। तो एक ये भी आपको चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। देखो इंडिया ने भी कुछ चीजें कही है। इंडिया ने कहा है कि जो स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके लिए हम यहाँ पे एक इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसको नाम दिया है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। इसमें क्या होगा? इसमें देखो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्मॉल आइलैंड नेशंस का, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे इंडिया क्या करेगी, जो छोटे कंट्रीज हैं जैसे मालदीव्स हो गई, सेशल्स हो गई, ठीक है, मॉरिशस हो गई, ये सब जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है या जो नया बनने वाला है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, क्लाइमेट रिजिलिएंट बनाएंगे, जो डिजास्टर रिजिलिएंट बनाएंगे उन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पूरा काम है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पेशली उनको यहाँ पे रिजिलिएंट बनाया जाएगा। ये पहला मेजर इनिशिएटिव है इंडिया का अंडर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया ने अभी तक 2 मेजर इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। पहला तो था 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और दूसरा है 2019 का क्लाइमेट कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। उसमें से जो ये सेकंड इनिशिएटिव है उसमें भी पहला स्टेप जो है वो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। इसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा। जो भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी जिस भी तरह से उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा सो दैट वो क्लाइमेट चेंज से डील कर सके, ठीक है। इसमें यूके इंडिया की हेल्प करने वाला है, यूनाइटेड किंगडम इंडिया की हेल्प करने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें CDRI जो है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाने में $1 खर्च कर रहे हो तो डिजास्टर आने के बाद जो आपके $4 खर्च होने वाले थे ना वो बच जाएंगे। मतलब आपको $4 डिजास्टर आने के बाद खर्च नहीं करने पड़ेंगे अगर आप पहले $1 खर्च कर लेते हो तो, ठीक है। तो ये लेवल का यहाँ पे रेजिलियंस क्रिएट किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखो एक चीज ये भी न्यूज में थी कि फंडिंग की बात करी हमने, अभी इससे पहले फंडिंग की बात की थी कि जिसमें ये कहा गया डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला कि जो चीज हमको 2020 से चालू करनी थी अब वो हम 2023 से चालू करेंगे। इसमें इन्होंने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने कहा था कि $100 बिलियन हम हर साल यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इसको हम 2023 से करेंगे। लेकिन इंडिया ये बोल रहा है कि नहीं भाई आप अब 100 बिलियन मत करो, अब तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, अब आप $1 ट्रिलियन यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे दो मोबिलाइज करने के लिए इतना पैसा यहाँ पे मोबिलाइज करो, उनके
उनके लिए, सो दैट वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो पाए, क्लाइमेट चेंज को रोक पाए अपने लेवल पे। ठीक है, तो इंडिया की ये डिमांड है। और इंडिया ने ये भी कहा है कि ठीक है, सबने अपने अपने टारगेट्स तो सेट कर लिए, लेकिन हमारा टारगेट तभी पूरा होगा जब हमें ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट फंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये इंडिया ने कहा है। अब इंडिया ने देखो ये क्या सोच के कहा है, एक तो इंडिया के ऊपर प्रेशर था, अब इंडिया ने ये सोचा कि भाई ये तो 2009 से बोल रहे हैं कि हम तुमको क्लाइमेट फंडिंग देंगे देंगे, अभी तक तो आई नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने बोला पहले आप क्लाइमेट फंडिंग दो, फिर हम भी अपने टारगेट्स को पूरा कर देंगे। समझ गए? तो ये पूरा इशू था। अब देखो एक और इशू छोटा सा है, यूएस नहीं, यूके और इंडिया, इन दोनों ने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात की है यहाँ पे ग्लासगो समिट में, जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये जो पूरा इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये क्या इनिशिएटिव है? इस इनिशिएटिव में क्या होगा कि ये माना जा रहा है कि जो एक ही सन है, ठीक है, हमारे पास एक ही सन है, लेकिन वो पूरे प्लैनेट को इतनी एनर्जी देता है जितनी एनर्जी एक घंटे में सन इंडिया पूरे अर्थ को देता है, उतनी एनर्जी में पूरा वर्ल्ड चल रहा है। तो हम सन की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है, उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको इस सोलर एनर्जी की ग्रिड बना के पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ पे एनर्जी को जनरेट करना चाहिए, ये इसका एम है। ठीक है, इसको ग्रीन ग्रिड भी कहा जा रहा है, समझ गए? और इसमें ये वर्ल्ड बैंक की इसको टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी, और इसमें अभी तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यूज किया जाएगा। इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं इनको सबको इन्वॉल्व किया जाएगा, और इसमें अभी 80 मेंबर कंट्रीज आई हैं साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया देखो यहाँ पे कुछ रीजन्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं कि 2 रीजन होंगे सोलर स्पेक्ट्रम में। एक तो होगा इंडिया, एक तो सेंटर पे होगा, उसके अलावा 2 ब्रॉड जोन है। एक है फार ईस्ट जिसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया ये वाली कंट्रीज आएंगी, और एक है फार वेस्ट जिसमें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका आएगा। ठीक है, तो ये 2 रीजन्स जो हैं अभी कोलैबोरेट करेंगे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाले इनिशिएटिव में। ठीक है, इसमें 3 फेजेस होंगे। पहले फेज में क्या किया जाएगा, एशियन कॉन्टिनेंट को इंटरकनेक्शन दिया जाएगा, पूरा इंटरकनेक्ट किया जाएगा फॉर सोलर एनर्जी। ठीक है, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट को। दूसरे फेज में अफ्रीका को कनेक्ट किया जाएगा, और तीसरे फेज में इसको ग्लोबल कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाली चीज भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो अब कुछ इश्यूज क्या हैं। देखो बहुत सारे इनके कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि ये जो अचीवमेंट्स हैं उतने ज्यादा बड़े नहीं हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको मिस कर दिया गया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोकना अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उतनी इम्प्लीमेंटेशन देखा नहीं जा रहा। पॉलिसी मेकिंग बहुत हो रही है, प्लानिंग बहुत हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज जो इशू है वो ये कि कार्बन बजट के ऊपर कोई बात नहीं हुई। मतलब कि कार्बन बजट कैसा, जैसे मान लो 100 रुपीज है, 100 टन आप एमिशन कर सकते हो कार्बन का फॉर एग्जांपल, तो उसमें से यूएस ही सबसे ज्यादा कर रहा है, रशिया ही सबसे ज्यादा कर रहा है। इंडिया और चाइना जैसी जो कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग है आज के टाइम पे, उनका शेयर अभी भी बहुत कम है। तो इनको अपना शेयर काटना चाहिए, जो डेवलप्ड हो चुके हैं इनको अपना शेयर कम करना चाहिए, और ये शेयर इनको डेवलपिंग कंट्रीज को देना चाहिए। ये बात होनी चाहिए थी, ये इसको कहते हैं हम कार्बन जस्टिस। ठीक है, कार्बन जस्टिस की भी बात हुई थी इसमें, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया, इसके रिगार्डिंग कोई भी बातचीत नहीं हुई है। जो फाइनल फ्रेमवर्क आया है उसमें कुछ भी प्रोविजन नहीं है इसका। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये कहा गया था कि हमको 2 डिग्री सेल्सियस पे रोकना है टेम्परेचर राइज को, और कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोक पाए। लेकिन क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि जो अभी समिट में जो भी अभी कमिटमेंट्स हुई हैं, जो भी अभी टेक अवेज हुए हैं, उसमें उसको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो बाय 2100 हमारा जो टेम्परेचर राइज होगा वो 2.4 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में जो हमने डिसाइड किया था 2 डिग्री सेल्सियस पे रोकना है, उससे ज्यादा ही है 2.4 डिग्री सेल्सियस। इनफैक्ट ये रिपोर्ट ये बोलती है कि अगर ये COP26 वाले आप कमिटमेंट्स नहीं करते तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज होना था, जो टेम्परेचर राइज होना था, वो लगभग 2.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा राइज होता। टेम्परेचर राइज 2.7 डिग्री सेल्सियस का होता, लेकिन अभी ये सिर्फ 2.4 डिग्री सेल्सियस का होगा, जो कि 2 डिग्री से ज्यादा है। यानी कि हमारा जो टारगेट है क्लाइमेट चेंज को रोकने का 2 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी हमारा इसके बाद भी पूरा नहीं होने वाला है। तो ये सारे इश्यूज हैं। अब देखो इसमें ये बात है कि इसको अगर हमको रोकना है तो हमें इनको पहले तो प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आने वाली जो मीटिंग है उसमें हमको और स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे और हार्श एक्शंस लेने पड़ेंगे, सो दैट हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोकें और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आए। ठीक है, तो ये पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया। आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो COP26 तो अभी हमने देख लिया ग्लासगो में हुई, COP27 और COP28 कहाँ पे होने वाली है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। तो ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारा डिमांड्स थी कि COP26 के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आओ, तो इसीलिए ये वीडियो आया है। तो आई होप आप सभी को इससे बेनिफिट मिलेगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।